हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण गोपाल गुप्ता। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जावा प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा था स्विच केस क्या होता है और स्विच केस के जितने भी पार्ट्स होते हैं और जिस स्विच केस में जो जो टॉपिक्स होते हैं वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी। स्विच केस के बेसिस पे मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स भी बता दिए थे। अभी हम बात करते हैं स्विच केस के साथ जो भी मैंने प्रोग्राम बताया था उनमें केसेस के अंदर सिर्फ एक मैसेज पास करने वाला ही ऑप्शन बताया था, वाले प्रोग्राम से बताए थे। अभी हम बात करते हैं कि जितने भी केसेस हम यूज कर रहे हैं उन सारे केसेस के अंदर हम चाहते हैं कि ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो, साथ साथ में ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो और परफॉर्म होने के बाद फिर उसमें आउटपुट वगैरह भी उसी में आए। दैट मीन्स कि मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि अभी तक इसके पहले जो हमने स्विच केस के अंदर केसेस यूज किए थे उसमें एक सिंगल लाइन का पूरे केस, एक पर्टिकुलर केस में एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट था। अभी यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें मोर देन वन लाइंस होंगी। विद एक केस के अंदर मोर देन वन लाइंस होंगी, 2 4 10 लाइन जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो सारी लाइंस उसमें अवेलेबल होंगी। इस टाइप का हम प्रोग्राम यहाँ पे बनाएंगे। ओके, तो जो ये प्रोग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया वाला प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, जिसमें क्या होगा कि यूजर अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए, उसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, उसको एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, उसको एरिया ऑफ सर्कल चाहिए। इन चारों में से जो भी ऑपरेशन उसको परफॉर्म करना है वो वाला पर्टिकुलर बटन वो प्रेस करेगा। पहले उसके सामने एक मेन्यू आएगा, उस मेन्यू के अकॉर्डिंग वो बटन प्रेस करेगा और बटन प्रेस करने के बाद देन आफ्टर वो उस पर्टिकुलर केस के अंदर एंट्री करेगा। देन आफ्टर उससे वैल्यू मांगी जाएगी कि वो एरिया पर्टिकुलर निकालने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, वो वैल्यू मांगी जाएगी। देन आफ्टर वो उस वैल्यू को दे करके देन आफ्टर वहां से आउटपुट पाएगा। तो ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे देखेंगे आज। ओके, हाँ, तो अब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम की। जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको बताया कि हम कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम स्विच केस के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें हमें करना क्या है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक क्लास बनाया हुआ है, क्लास एरिया नाम से, वॉइड मेन बनाया है और फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक मैसेज पास किया, प्लीज एंटर योर चॉइस, प्लीज एंटर योर चॉइस। हम जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारे स्क्रीन पे यही सबसे पहले लिख के आएगा, प्लीज एंटर योर चॉइस, प्रेस 1 फॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर, प्रेस 2 फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्रेस 3 फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड प्रेस 4 फॉर द एरिया ऑफ सर्कल। ये एक मेन्यू है, जो एक मेन्यू दिया जा रहा है। अब इस मेन्यू को देख करके यूजर क्या करेगा, यूजर अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें से कोई भी एक चूज करेगा, 1 2 3 4 में से जो उसको रिक्वायरमेंट होगी। अगर उसको सर्कल का एरिया निकालना है तो 4 प्रेस करेगा, अगर उसको ट्राइंगल करना है तो 3 प्रेस करेगा, इस तरीके से। अब जो भी वो यूजर प्रेस करेगा वो कहाँ स्टोर होगा, वो क्या करेगा, sc.nextInt के थ्रू वो ch में स्टोर होगा। जो भी यूजर जो भी एंटर करेगा 1 2 3 4 में से वो ch में स्टोर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ch नाम के वेरिएबल का हमने कोई डिक्लेरेशन नहीं करा है कहीं भी। हमने डिक्लेरेशन इसलिए नहीं करा था क्योंकि ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा सकूं, बता सकूं कि इसका यूज क्या है। क्योंकि ch में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ही आएगा, तो हम इसको ले लेते हैं int, यहीं पे हम करेंगे int ch। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अब ये जो ch वाली वैल्यू है हमारी, यूजर जो दे रहा है, इसको हमने क्या करना है, स्विच के अंदर हमने इसको उठा करके डाल दिया। स्विच के अंदर डाला हुआ केस 1। अब स्विच के अंदर ch है, अगर जो भी वैल्यू प्रेस करेगा उसी के अकॉर्डिंग वही वाला पर्टिकुलर केस क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे केस 1 में दिया हुआ है SOPLN। जैसे आप सपोज अगर यूजर ने 1 प्रेस किया होगा तो हम इस पे आएंगे, प्लीज एंटर साइड ऑफ स्क्वायर। तुरंत आपको एक मैसेज मिलेगा, दैट मींस यूजर को एक मैसेज मिलेगा, और जैसे उसको एक मैसेज मिलेगा तो वो मैसेज मिलने के बाद क्या करेगा, वो यहाँ पे एक वैल्यू प्रेस करेगा, वैल्यू देगा। कौन सी वैल्यू, साइड, स्क्वायर का साइड वो देगा। मैं यहाँ लिखना भूल गया था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, s इक्वल टू sc.nextInt। यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास यही होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करा है वैसे ही। तो यहाँ पे यूजर ने क्या दिया, s को दिया, s यूजर से हमने लिया, s दैट मींस साइड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमने s नाम का वेरिएबल को भी कहीं डिक्लेरेशन नहीं दिया हुआ, वो इसीलिए नहीं दिया हुआ ताकि आपको समझा सके कि यहाँ पे
इस एस में वैल्यू किस टाइप की आ रही है, साइड, स्क्वायर का जो साइड है वो आ रहा है, तो साइड कैन बी इन द डेसिमल ऑल्सो, साइड जो है हमारा वो डेसिमल में आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसके लिए फ्लोट लेंगे, फ्लोट एस हमने ले लिया, ठीक। आगे कॉमा लगा के अभी हम छोड़ रहे हैं ताकि हम और भी चीजें लेंगे यहाँ पे। तो एस हमने ले लिया। अब इस एस इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई एस, रिजल्ट इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई एस। अभी जो रिजल्ट है ये क्या है, ये उस वैल्यू को स्टोर का ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वैल्यू स्टोर करने के लिए है। तो रिजल्ट जो है फ्लोट वैल्यू को स्टोर करेगा। तो रिजल्ट कैसा होना चाहिए, क्योंकि बड़ी वैल्यू भी हो सकती है रिजल्ट की, तो इसलिए हम रिजल्ट को क्या ले लेंगे, डबल ले लेंगे, डबल रिजल्ट। डबल रिजल्ट नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया, वो यहीं पे ले लिया। अभी इसके आगे हमको और भी बहुत सारे वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है। रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया, इसके बाद एक मैसेज पास होगा एरिया ऑफ स्क्वायर एच प्लस ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसका इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। देन आफ्टर हमने ब्रेक यूज किया है, ब्रेक के बाद हमने दूसरा केस दिया है यहाँ पे, प्लीज एंटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। इस बार क्या निकाल रहे हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हैं। तो प्लीज एंटर लेंथ एंड विड्थ, अब लेंथ और विड्थ यूजर देगा एल में और बी में। तो यहाँ पे एल और बी जो है ये भी डिक्लेयर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एल और बी को भी डिक्लेयर कर लेंगे। एस लिया था हमने, एल भी ले लिया और बी भी ले लिया, ठीक है। और देखते हैं अब क्या होगा, एल और बी को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में आ जाएगा आउटपुट, एंड देन आफ्टर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिजल्ट, आउटपुट यहाँ पे आ गया। देन आफ्टर अगेन ब्रेक यूज किया गया, फिर से केस 3 में हमारा प्लीज एंटर बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए हमें उसका बेस और उसका हाइट चाहिए होता है। तो उसका बेस और हाइट हमने यूज कर लिया, जिसमें बी एस और एच यूज किया है। ये भी वेरिएबल हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया अभी, इसको भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेयर हमें पहले ही करना है, लेकिन हमने जानबूझ के यहाँ पे छोड़ रखा था, जिससे आपको इस वेरिएबल की वैल्यू समझ में आ सके कि हम क्यों कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पे कॉमा दे करके मैंने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। अब यहाँ पे बी भी आप ले सकते थे, तो बी लेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी बी नाम का एक वेरिएबल इसमें ले चुके हैं आप, तो दूसरा वेरिएबल सेम नेम से नहीं ले सकते, इसलिए हमने इसको बी एस कर दिया, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू बी एस मल्टीप्लाइड बाई एच मल्टीप्लाइड बाई 1/2। मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब चूंकि ये जो हाफ है इसको हम पहले नहीं लिख सकते, पहले लिखेंगे तो आउटपुट आपका गलत आएगा, इसलिए हमने इसको लास्ट में कर दिया। फ्रैक्शन वैल्यू कभी भी हम स्टार्ट में नहीं लिखते हैं, कभी भी प्रोग्राम में ध्यान रखिएगा। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल इज रिजल्ट, देन आफ्टर अगेन ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर केस 4 SOPLN प्लीज एंटर। अब हम बात करते हैं सर्कल की, एरिया ऑफ सर्कल निकालने जा रहे हैं। प्लीज एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, आर, रेडियस चाहिए होगा। प्लीज एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, आर इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT हमने यूज किया, ठीक है। R इक्वल टू नेक्स्ट SC डॉट नेक्स्ट INT, रिजल्ट इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई R, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है, ओके। एरिया ऑफ सर्कल इज रिजल्ट प्रिंट कर देगा। देन आफ्टर अगेन ब्रेक और फिर डिफॉल्ट लगाया है, डिफॉल्ट में रॉन्ग चॉइस। दैट मींस अगर यूजर ने 1 2 3 4 के अलावा कुछ और भी प्रेस किया तो वो रॉन्ग चॉइस आउटपुट देगा, ओके। अंडरस्टैंड, ये था आपका पूरा एरिया वाला प्रोग्राम, एक मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बाय यूजिंग स्विच केस। अंडरस्टैंड, थैंक यू। स्विच केस के आपने मैक्सिमम प्रोग्राम कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं, वैसे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, कोई भी प्रोग्राम जो आपके कंडीशन बेस्ड होते हैं उनको आप स्विच केस से या फिर इफ एल्स से भी कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रोग्राम्स को आप इफ एल्स के थ्रू या स्विच केस के थ्रू कर सकते हैं। कोई भी इफ एल्स के प्रोग्राम आप स्विच केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी स्विच केस के प्रोग्राम को आप इफ एल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रियल प्रोग्राम्स हैं जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे इफ एल्स में आपके कंपैरिजन वाले जो होते हैं जिनमें दो के बीच का कंपैरिजन यूज करना होता है, वहां पे हम स्विच केस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्विच केस में सिर्फ एक पर्टिकुलर पे काम होता है, कहीं पे भी कंपैरिजन, दो के बीच का कंपैरिजन हम नहीं यूज कर सकते हैं स्विच केस में। बाकी सारी चीजें करीब करीब सेम है इफ एल्स में भी, और इफ एल्स के सारे मैक्सिमम प्रोग्राम्स आप स्विच केस के थ्रू, स्विच केस के मैक्सिमम प्रोग्राम्स आप इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और इफ एल्स से कन्वर्जन स्विच केस में, स्विच केस से कन्वर्जन इफ एल्स में, ये भी प्रोग्राम आता है। डिफरेंसेस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच केस भी आता है,
ये भी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं नेस्टेड स्विच केस की। नेस्टेड इफ एल्स हमने आपको बताया था। नेस्टेड मींस क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था लास्ट प्रोग्राम में, लास्ट वीडियो में ही, कि नेस्टेड मींस होता है एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर अगर दूसरा, एक इफ के अंदर अगर दूसरा इफ लगा हुआ तो उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच लगा हुआ तो उसको हम नेस्टेड स्विच केस कहते हैं। एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा हुआ तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच अगर लगा हुआ तो उसको हम स्विच केस बोलते हैं, नेस्टेड स्विच केस बोलते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंटैक्स ही लिख दे रहा हूँ नेस्टेड स्विच केस का क्या होगा, किस तरीके से हो सकता है। केस 1 हमने लिया। अब इस केस 1 के अंदर जो है हमने एक मैसेज पास किया, एंटर योर चॉइस। अब ये जो एंटर योर चॉइस है, अब ये फिर स्विच में कन्वर्ट होगा, फिर स्विच में कन्वर्ट होगा। एक वेरिएबल किसी ch2 इक्वल टू sc.next int मीन्स यूजर से हमको मिलेगी वैल्यू इसमें, और वो किस में चली जाएगी, ch2 में स्टोर हो जाएगी। अब इस ch2 को हम स्विच के अंदर डाल देते हैं। यहाँ हमने स्विच लिखा और ch2 यहाँ लिख लिया। अब ये जो ch2 है ये फिर केसेज बनाएगा यहाँ पे, केस 1 2 3 4 जो भी आपको लेना है। फिर इसके बाद स्टेटमेंट होंगे, फिर ब्रेक होगा, और फिर केस 2 होगा आपका, फिर स्टेटमेंट होंगे, फिर ब्रेक होगा। फिर ये वाला स्विच जब आपका क्लोज होगा, देन आफ्टर इस वाले केस का ब्रेक लगेगा, एंड देन आफ्टर फिर इस वाले केस का सेकंड केस आएगा, और फिर उसके स्टेटमेंट होंगे। इस तरीके से ये नेस्टेड स्विच केस होता है। तो नेस्टेड स्विच केस समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। नाउ स्विच केस के बाद अब हम बात करते हैं लूप की। लूप क्या होता है, व्हाट इज मीन्स ऑफ द लूप। अगर हम बात करें लूप की कि लूप होता क्या है, तो लूप का मतलब सबसे पहले हम जान लें कि लूप का मतलब होता क्या है। लूप मीन्स होता है रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज द लूप, या इस रिपीटिशन को ही हम इटरेशन भी बोलते हैं। रिपीटिशन या इटरेशन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज लूप, अंडरस्टैंड। रिपीटिशन या इटरेशन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज लूप, उसी को हम लूप कहते हैं। लूप जो है हमारे प्रोग्राम का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये जो है बिल्कुल ये एक पिलर की तरह है। लूप जो है बिल्कुल पिलर की तरह है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसकी वजह से हमारे बहुत बड़े बड़े काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर हम बात करते हैं, मैंने अगर आपको कह दिया कि एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आपको अपना नाम प्रिंट कराना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली एक वर्ड में लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे, उसके बाद SOPLN या system.out.println में आप क्या कर देंगे, अपना नेम टाइप करके लिख देंगे डबल कोट्स के अंदर। ये तो सिंपल हो गया आपका एक, आपको अपना नाम प्रिंट कराना था वन टाइम। अब वहीं अगर मैंने आपको कह दिया कि वही नेम आपको 10 टाइम्स प्रिंट कराने हैं, तो आप क्या करेंगे, 10 टाइम्स प्रिंट कराना होगा तो आप क्या करेंगे, वही सेम system.out.println जो आपने एक बार लिखा था उस चीज को 10 टाइम्स लिखेंगे आप अपने प्रोग्राम के अंदर। अब 10 टाइम्स लिखेंगे तो टाइम तो थोड़ा ज्यादा लगा, ऑब्वियस है, लेकिन वो 10 टाइम्स प्रिंट भी तो करेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर हमने आपको कह दिया 10 टाइम्स तक तो इजी था, चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। 10 टाइम्स भी अगर देखा जाए तो वो भी टफ है, लेकिन फिर भी आपने 10 टाइम्स लिखा, वो थोड़ा मैटर नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको कह दिया गया कि 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स प्रिंट कराना है सेम चीज, तब आप क्या करेंगे, तो क्या आप उसको 100 टाइम्स टाइप करेंगे? बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इन सब जगहों पे हमें जरूरत पड़ती है लूप की। लूप क्या होता है हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लूप क्या है। लूप एक इटरेशन है, एक रिपीटिशन है। किसी भी चीज को जब हमको रिपीट करना होता है तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है लूप की। तो हम बात करते हैं यहाँ पे लूप, हमने आपको बताया क्या होता है। ये लूप जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। एक फॉर लूप होता है, दूसरा वाइल लूप होता है, और तीसरा डू वाइल लूप होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लूप के एक एग्जांपल की, जो मैंने अभी आपको बताया
कि क्लास ABC हमने लिया, इसके बाद हमने यहाँ पे वॉइड मेन ले लिया और हमने आपको कहा कि आप अपना नेम प्रिंट करा लीजिए। तो आप क्या करेंगे, system.out.println, फिर आप यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे, सनराइज हमने डाल दिया, ठीक है, और ये आपका क्लोज हो गया। ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है, सिंगल टाइम्स अगर आपको प्रिंट कराना है तो। अगर आपको कहा गया इसको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स प्रिंट कराने के लिए, तो आप फिर इसको लिखेंगे, यही पूरा सेम एज इट इज आप लिखेंगे। फिर अगर 3 बार कहा गया तो यही सेम आपको 3 बार लिखना होगा, ठीक है। तो ये तो उस केस में जब आपके पास फॉर लूप या फिर कोई भी लूप नहीं है, तब आप ऐसे लिखना होगा आपको। अब सोचिए अगर आपको 100 टाइम्स कहा जाता है लिखने के लिए, तो ये आपको 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा। इफ यू डोंट हैव द लूप, तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा और बिना इसके नहीं चल सकता। लेकिन इस लूप की वजह से आज हम क्या कर पाएंगे, इसको 100 टाइम्स ना लिख करके हमें सिर्फ 1 टाइम लिखना है और 100 टाइम्स का हमें लूप लगा देना है, लूप चला देना है, जिससे हमारा क्या होगा बेनिफिट, कि हमें इसको 100 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं होगी। प्रोग्रामर का बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। अंडरस्टैंड, क्लियर है। हम देखते हैं यहाँ पे कैसे चल रहा है। अगर हमें इसी सेम प्रोग्राम को अगर हमें लिखना हो लूप के थ्रू, मैं फिलहाल एक फॉर लूप का अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा कुछ मैं स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ, अभी फॉर लूप के सिंटैक्स वगैरह नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो लगेगा कैसे, मींस 100 टाइम्स प्रिंट कराने के लिए क्या लगाएंगे कि वो काम आपका हो जाएगा। हमने फॉर लूप लगाया यहाँ पे int i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 100 और i प्लस प्लस हमने किया, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हमने यहाँ पे समराइज टाइप किया था, ठीक है। ये हो गया आपका। ध्यान से देखिएगा, पहले सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ था, ठीक है, एक बार प्रिंट कराने के लिए, 10 बार प्रिंट कराने के लिए इसको 10 बार लिखना पड़ता। अभी हमने क्या किया यहाँ पे, इसके थ्रू इस प्रोग्राम के आउटपुट में क्या आएगा, सनराइज 100 टाइम्स प्रिंट करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से 100 तक हमने लूप चलाया। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन का डिफरेंस है और एक ही लाइन के डिफरेंस में ये आपको दिख जा रहा है। अंडरस्टैंड। अभी जो एक लाइन का डिफरेंस है, अब इस एक लाइन से ही आपका पूरा 100 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। ये जो दिख रहा है आपको 100, अगर हमने इसको 1000 कर दिया तो 1000 टाइम्स प्रिंट करेगा। मींस जितना भी हम इसको बढ़ा देंगे, मतलब बढ़ाने के लिए हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देनी है, वैल्यू बढ़ा देंगे वो उतनी टाइम्स वो प्रिंट करेगा। अंडरस्टैंड, क्लियर है।